जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग दरोगा सीरीज में एडुटेरिया का वॉल्यूम 3 सेट संख्या 8 को देखने वाले हैं। साथ ही दोस्तों हमने एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 के सारे सेट, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के वॉल्यूम 1 के सारे सेट और प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 के सारे सेट को करवा रखा है दोस्तों, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। करंट अफेयर का भी सीरीज हमने चलाया था दोस्तों, जो कि जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक के सारे करंट अफेयर को करवाया हुआ हूँ, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है पूर्ण साक्षर बनने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है दोस्तों पहला, जो कि सबसे ज्यादा साक्षर घोषित किया गया है किसके तहत? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के दौरान। तो यह पहला नंबर है दोस्तों मिजोरम का, है ना। पहला नंबर मिजोरम का, दूसरा नंबर गोवा का है और तीसरा नंबर त्रिपुरा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गूगल ने अपना सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी है? जिससे आरबीआई ने लाइसेंस, आरबीआई इसे लाइसेंस देता है दोस्तों, है ना। तो यह कंपनी बन गई है दोस्तों फ्लिपकार्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पीडीएस, है ना, डिजिटल बनाने के लिए कौन सा जो है सो ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डिपो दर्पण को लॉन्च किया गया है, अनमित्र को भी लॉन्च किया गया है, अन्न सहायता को भी लॉन्च किया गया है। अतः हमारा सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी। बिहार के जीएसडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? तो इसका सही उत्तर है सेवाएं का, यानी कि तृतीय क्षेत्र का योगदान रहा है दोस्तों। और कितना प्रतिशत रहा है? तो 58.6% योगदान रहा है तृतीय क्षेत्र का, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से निम्न में रक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है संवाद का। ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर ये। अगला है कि गोवा किस प्रतिबंधित खेल को पुनः जो है सो वैध कराने की मांग हो रही है गोवा में? तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि धीरिया बुल फाइटिंग है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर भारतीय वायुसेना ने न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी। नारी अदालत पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सिक्किम के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 11 पे चलते हैं हम लोग। तो 11 इस प्रकार से है कि भारत का पहला सतत विमान ईंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है पानीपत में, हरियाणा में। अगला है कि आकाश तीर क्या है? आकाश तीर क्या है? तो यह एक एआई आधारित ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि वेब्स जो शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में क्या सही है? तो इसका हम लोग देखते हैं कि इसका आयोजन मुंबई में हुआ था, यह बात सही है। और भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था, यह भी बात सही है। और भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, यह भी बात सही है। या तो हमारा सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025, यह चुनाव हमारे लिए बहुत ही यादगार है दोस्तों, क्योंकि यह हमारा सरकारी कर्मी के रूप में पहला चुनाव था। तो यह चुनाव, और इसमें थोड़ी सी परेशानी भी हुई मुझे, क्योंकि यह हमारा फर्स्ट टाइम था। तो चुनाव द्वारा किस मोबाइल ऐप, और इसी मोबाइल ऐप के वजह से मुझे परेशानी हुई थी, तो वह है दोस्तों ईसीआई नेट, जो कि हमारा डाटा जो वोटिंग के समय मांगा जाता है दोस्तों, है ना, कि हर एक 1 घंटे में डाटा अपलोड करना होता है कि कितना महिला पुरुष का मतदान अभी तक हो चुका है। तो वह हमारा सिंक ही नहीं कर रहा था दोस्तों। इस वजह से यह जो ऐप है हमारे लिए यादगार बन गया है और चुनाव भी यादगार बन गया है। अगला प्रश्न है कि लद्दाख की आधिकारिक भाषा का दर्जा किससे प्राप्त नहीं है? तो डोगरी को प्राप्त नहीं है दोस्तों। बाकी हिंदी को प्राप्त है, उर्दू को प्राप्त है, पुर्गी को प्राप्त है, और साथ में दोस्तों उर्दू भी जो है सो, उर्दू को भी मान्यता दी गई है, और भोटी को भी जो है सो
लद्दाख का आधिकारिक भाषा माना गया, यानी कि लद्दाख का यदि देखा जाए तो 5 जो है सो आधिकारिक भाषा जो है सो दिया गया है मान्यता, जिसमें से कि है कौन कौन शुद्ध हम लोग देखते हैं। पहला तो हिंदी, दूसरा उर्दू, तीसरा भोटी, चौथा पुर्गी और पांचवा अंग्रेजी। डोगरी को नहीं मिला है ना आधिकारिक भाषा का दर्जा। तो लद्दाख की 5 आधिकारिक भाषा। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5.3%। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वह है यशस्वी सोलंकी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एआई समिट 2025 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पेरिस। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 20 पे हम लोग। तो प्रश्न संख्या 20 है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है ना 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो उड़ीसा हमारा शीर्ष स्थान पे है। सेब का बाजार है ना, सेब का बाजार नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है, तो सेब का बाजार नियम इसी से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि मांग वक्र के साथ संचालन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है मांग का बढ़ना और घटना, ऑप्शन नंबर बी। विपणन है ना, विपणन क्षेत्र में यूएसपी क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्पादन के विश्वव्यापी मानक को यूएसपी कहते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि किसी कर यानी कि टैक्स का लक्षण समस्तर इक्विट होता है यदि उसकी देयता करदाताओं की आय के समानुपाती हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पट्टे पर देने वाली कंपनी निम्नलिखित में से क्या चीजें उपलब्ध कराती है? तो किराए पर मशीन और पूंजीगत उपस्कर जो है उपलब्ध करवाती है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन जो है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किसी रक्षक नली जिसको कि हम लोग शुष्कन नली भी कहते हैं में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCI गैस बनाने में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कैल्शियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ जो है सो अभिक्रिया करके, ठीक है, नमक और पानी बनाते हैं यानी कि लवण और जल बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन से हैं? तो यह Al2O3 और ZNO जो है हमारा, यह हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 पे चलते हैं हम लोग। तो हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से जो है स्याही निकलने लगती है, तो इसका सही कारण है दोस्तों वायु दाब में कमी के कारण। अगला है कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण से? तो तरंगदैर्घ्य के कारण से निर्धारित होता है। आग बुझाने वाले कर्मी के परिधानों पर ऐसी पर किसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मेलामाइन का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किसमें खाद्य पदार्थ शरीर के बाहर विघटित और अवशोषित होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों खमीर, छत्रक, ब्रेड फफूंदी, मोल्ड जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि परासरण जिसे हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं से गुजरने की प्रक्रिया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अर्धगम पर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गुजरती है, यह एक प्रक्रिया है ना। अगला प्रश्न है कि अति लघु रेडियो तरंग के आविष्कार में
निम्न में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है? तो वह वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि न्यूलैंड्स के जो अष्टक नियम के बारे में सही कथन की पहचान करना है दोस्तों। तो इसका हम लोग सही कथन का पहचान करते हैं। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन वाले तत्व से जो है सो आरंभ किया था और थोरियम पर जो है सो समाप्त किया था, जो कि उसका 56वां तत्व था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक नम्य धातु जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करती है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रुबेडियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 37 पे हम लोग चलते हैं। तो इसमें से दिया हुआ है कि टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है, जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किस खनिज से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है इलेमेनाइट से प्राप्त होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो वह है कॉपर का अयस्क है। अगला है कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो इसका सही उत्तर है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिलाकर के बनता है। अगला प्रश्न है कि लाल शैवाल में वनस्पतिक जनन कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर है खंडन से वनस्पतिक जनन होता है। कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिसके बाद संचय होता है ना। तो वह कौन सा कोशिका भित्ति का निर्माण होता है? तो हम लोग जानते हैं कि फ्रैंगमोप्लास्ट का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किसी धावक को दौड़ने के बाद उरु यानी कि जांग में पेशी में ऐंठन जो है सो होता है और दर्द महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसके संचयन से होता है? तो यह लैक्टिक अम्ल के संचयन से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला है कि ईस्ट का प्रयोग जो वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है ना। तो उसका उपयोग बियर और वाइन उद्योगों में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जो है यह वायवीय रूप से अल्कोहल का उत्पादन करता है, इस वजह से ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल स्थायी ऊतकों का एक समूह है दोस्तों? तो वह है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मृदा संवर्धन रहित पौधे को कहते हैं हम लोग हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि जो मृदा में नहीं उगते हैं पौधे, उससे ही हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं दोस्तों। अगला है जो पानी में उगते हैं या फिर रेत में कह सकते हैं। अगला है कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित पुस्तक जो राज तरंगिणी है, किस शासक के संरक्षण में लिखा गया था? तो वह है दोस्तों जैनुल आबदीन के शासन जो है सो संरक्षण में लिखा गया था। और यह जो है सो दोस्तों पुस्तक कल्हन के द्वारा रचित है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 47 पे चलते हैं हम लोग। तो 47 है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है महाजनपद युग में मथुरा, है ना, किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वह है दोस्तों सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अगला है कि सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध जो है क्या मगध पर किसका शासन था? तो हम लोग जानते हैं कि घनानंद का शासन था। उसी समय सिकंदर ने उस पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि बीजापुर जो कि कर्नाटक में है, गोल गुम्बद क्या है? तो यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, गोल गुम्बद, है ना। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली स्थित किले ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है शेरशाह ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए तथा किस वर्ष सबसे अंत में वापस गए थे? तो 1961 में वापस गए हैं पुर्तगाली लोग। अगला है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किए जाने के समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो वह था दोस्तों डुप्ले, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित कथनों पर जो है सो विचार करना है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था, तो यह बात सही है। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है भारत में पहली बार जनगणना कराई गई थी, और वह भी कब दोस्तों? तो 1872 ईस्वी में, है ना। या तो हमारा दोनों ऑप्शन हमारा सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नियमित जनगणना यदि देखा जाए दोस्तों, तो वह जो है सो हम लोगों का 1881 में शुरू हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो वह स्थान था दोस्तों इलाहाबाद। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन जो कि 1947 के समय जो है सो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जेबी कृपलानी। यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन में से एक है दोस्तों। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी इसकी ज्यादा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हम लोग 57 पे चलेंगे, है ना। 57 इस प्रकार से है कि वांडी वास का जो युद्ध था दोस्तों कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1760 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश, है ना, पारित करने की शक्ति का जो वर्णन है वह अनुच्छेद 123 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास लंबित रखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है 14 दिनों तक, है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 की भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय के कितने स्वरूपों की चर्चा की गई है? तो 3 स्वरूपों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को कौन सा अधिकार जो है सो प्राप्त नहीं है? तो किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, यह बात सही है ना। यह बात सही है, अधिकार है अनुच्छेद 3 के तहत संसद को। ठीक है, संसद का क्षेत्र राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, यह भी अधिकार है। और किसी राज्य की सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर सकती है, यह भी अधिकार है दोस्तों। यह तो हमारा उपरोक्त जो है सो सभी जो है सो अधिकार प्राप्त हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में है। अगला प्रश्न है कि संसद के 2 अधिवेशनों के अंतराल कितने दिनों से अधिक नहीं होने चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डंकन पास जो है हमारा, यह दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के बीच अवस्थित नहीं है, यही ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। डंकन पास जो है हमारा दोस्तों, यह दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच अवस्थित है, यानी कि छोटा अंडमान के मध्य अवस्थित है डंकन पास, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या हम लोग 68 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 68 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका हम लोग देखेंगे। तो इसमें बुंदेलखंड का पठार जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में अवस्थित है, तो यह बात हमारा सही है ना। ऑप्शन हमारा यह सही है। और मालवा का पठार जो है हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच अवस्थित है, यह भी सही है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्से में इसकी अवस्थिति है, तो यह भी बात हमारा सही है। दंडकारण्य पठार जो है सो हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक में अवस्थित नहीं है, यही ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं था दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि यह भारत पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है, दंडकारण्य पठार पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है।
अगला प्रश्न है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो इसमें से खनन क्षेत्र दिया हुआ दोस्तों और साथ ही खनिज दिया हुआ है, इसको हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसको सुमेलित करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो इसमें से है कि खैत्री, जो कि हमारा तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर इसका 4 इसका सही उत्तर है ना। अगला है कि जादूगोड़ा, जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है ना। ऑप्शन नंबर 3। और तलचर, जो कि हमारा लॉ सॉरी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और कद्रेमुख, जो कि कर्नाटक में अवस्थित है दोस्तों, यह हमारा लॉ के लिए प्रसिद्ध है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी स्थान की जो भू आकृति है या उच्चावच जो है निम्नलिखित में से किस घटना को प्रभावित करता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, तापमान को भी प्रभावित करता है, पवन की दिशा को भी, और पवन की गति को भी, और वर्षा की मात्रा को भी जो सो यह प्रभावित करता है। अतः हमारा सभी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और 2 को फिर से सुमेलित करना है। इसमें से नदी दिया हुआ दोस्तों और सहायक नदियों का इसमें से क्रम दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सुमेलित करने का प्रयास करते हैं। तो कृष्णा नदी सहायक नदी है मूसी, है ना। और मूसी जो है सो इसी नदी के किनारे हैदराबाद अवस्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला है कि ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा जो है किसकी सहायक नदी है। तो यह लोहित की सहायक नदी है। लोहित इसकी सहायक नदी है। मेघना की सहायक नदी ये देखा जाए, है ना, तो मेघना की सहायक नदी है दोस्तों बराक, ठीक है। यमुना की सहायक नदी है दोस्तों, तो वह है बेतवा। या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि माउंट ब्लैक किस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो वह है दोस्तों आल्प्स पर्वत की। ऑप्शन नंबर ये। कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वह है वोल्गा नदी दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक दो सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज में से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जर्मनी की स्टॉक एक्सचेंज है यह फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक, है ना। अगला प्रश्न है कि थल सेना के दक्षिणी जो कमान है का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे। पुणे महाराष्ट्र में, है ना। अगला प्रश्न है कि विश्व के चारों ओर समुद्र यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति जो है सो बन गए हैं, वह कौन व्यक्ति हैं। तो वह है ऑप्शन नंबर सी मैगलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं हम लोग। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। तो हवांगाहो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। तो इसका सही उत्तर है 2021 में, है ना। अगला प्रश्न है कि अल अक्सा मस्जिद कहाँ अवस्थित है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इजराइल में। और निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो इसमें से दिया हुआ दोस्तों जो कि एक भाषा है, बांग्ला भाषा बांग्लादेश में बोला जाता है, मंदारिन ताइवान और चीन में बोला जाता है, फ्रेंच कनाडा में बोला जाता है। लेकिन जवानी जो भाषा दोस्तों वह इराक में नहीं बोला जाता है। यह युग हमारा सुमेलित नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। देखा जाए दोस्तों तो यह जो जवानीज है यह इराक से नहीं दोस्तों, यह इंडोनेशिया से संबंधित भाषा है ना। अगला प्रश्न है कि द स्वेज माउंटेन किसका उपनाम है। तो वह है गॉडविन अश्विन का उपनाम है द स्वेज माउंटेन। भारत किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी गई है। तो इसका सही उत्तर है तेलुगु को। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दादर व नगर हवेली। अगला है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नामक शीर्षक से किया गया है। तो इसका सही उत्तर है रज्मनामा से। और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है रेंज। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों, जिसे आप खुद हल करने का प्रयास करेंगे, है ना। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 89 पे। तो वह भी शायद गणित का ही प्रश्न होगा।
है ना। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, तो इसमें से कि निम्न में से शुद्ध रूप कौन सा है ना। तो इसका शुद्ध रूप है दोस्तों प्रदर्शनी, यह हमारा शुद्ध रूप है ना। निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो वह है दोस्तों यह और वह दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम है, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है ना। कौन से शब्द में नहीं है, तो प्रश्न में जो सो उपसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं है। अगला है कि फिलिंग द ब्लैंक्स, है ना। आर यू रियली डिजायरियस विजिटिंग टू जापान होगा, सॉरी ऑफ जापान होगा, ऑफ जापान होगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न हमारा यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारा वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों आप हमारा भी हौसला अफजाई कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। अतः आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।